गुड मॉर्निंग अगेन। सो ये है हमारी 33 पर्चियाँ जो कि 36 होनी चाहिए थी। 3 आर मिसिंग। लेट्स डील विद दैट। ओके, आई होप द राइजिंग सन डजंट बॉदर यू। मज़ा आ रहा है? क्या बढ़िया प्रेमाइस में लेके आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। भाई घर हो, ऑफिस हो, क्लासरूम हो, इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे मैदान पे आता है। यहाँ कोई नहीं है सिवाय नेचर के। द बर्ड्स, द एनिमल्स, यू नो, द fauna, द flora, and just you. It's kind of magical. So let's begin. Another पर्ची. Okay, let's hope for the best. कुछ अच्छा आ जाए। 19 again. 19 हमने भी डिस्कस कर लिया है। जहाँ पे हमने अब आया है तो थोड़ा और कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो देखो किसी भी बिटवीन द लाइंस के सेक्शन में मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। पहला, रूल्स विद रिगार्ड टू द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, जो रिटन भी हो सकते हैं, जो आपने किताबों में पढ़े होंगे, और अनरिटन ऐसे कि कुछ सटल्टीज़ ऑफ इंग्लिश हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं, ना कोई पढ़ाता है ना, लेकिन वो धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आप जाते हो, कल्चरल नुआंसेस होते हैं विच अफेक्ट बेसिकली सच डेवलपमेंट्स। तो वो चीज़ें मैंने पहले सेक्शन में डाली हैं जो हैं रूल्स। दूसरा सेक्शन है अलंकार वाला सेक्शन, जिसको बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, रिटोरिकल डिवाइसेस। आई होप ये कैप्चर हुआ है इसमें वीडियो में, है ना। उसमें रिटोरिकल डिवाइसेस डाली हैं। जो भी स्टोरीज़ में मैंने रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ की हैं उसका सेक्शन मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में गया है। ऐसा नहीं है कि पहले जो आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 40वें 50वें नंबर पे है वो कम इंपॉर्टेंट है। वो बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। जैसे ए लिटरेशन ए से आता है, ए, है ना, तो ए लिटरेशन मैंने शुरू में डाल दिया है। ज़ियोगमा जेड से आता है तो वो मैंने लास्ट में यूज़ किया है, बल्कि वो मेरा फेवरेट है। समझ रहे हैं? तो ये रिटोरिकल डिवाइसेस के। तीसरा सेक्शन है एडाजेस, इडियम्स, मैक्सिम्स, प्रोवर्ब्स। एडाजेस, मैक्सिम्स और प्रोवर्ब्स, है ना। प्रोवर्ब्स को मैंने एक सब हेड में रखा है और इडियम्स को अलग सब हेड में, मुहावरों को अलग, कहावतों को अलग। तो ये तीसरे सेक्शन में आता है। तो 19 में हमने पहला सेक्शन देख लिया था, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी नंबर 3 में आगे क्या है। पेज नंबर 19, या स्पेलिंग अब्सर्डिटीज़ हमने देख ली। आगे आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। मैंने क्या यूज़ करी है इसमें? एनाफोरा, ए से है ना, तो मैंने एनाफोरा यूज़ किया है। साथ में मैंने एपिस्ट्रोफे और सिम्प्लोशे भी यूज़ कर दिया है। एनाफोरा, एपिस्ट्रोफे और सिम्प्लोशे। सुनो इसको, बड़ा मज़ेदार सा लिखा है मैंने इस पर। इफ़ द वर्ड और फ्रेज repeated at the beginning of a clause is anaphora, and if it repeats at the end, it's apostrophe. If the word or phrase repeated at the beginning of a clause is anaphora, and if it repeats at the end is apostrophe, but when both devices are simultaneously used, we get the magical effect of simploshe. So example क्या है anaphora के जो मैंने इसमें यूज़ किया है? I was wandering around the forest. I was searching. I was hoping to find the food. पिछले वीडियो में मैंने hoping को hopping कर दिया था, hop hop and hope करना अलग। So I was wandering around the forest. I was searching. I was hoping to find the food. तो यहाँ पे मैंने I was को बार बार रिपीट किया है, तो this is anaphora. ये एक अलंकार है, इसको मैंने खूबसूरत बनाया है। अगर मैंने ऐसा यूज़ किया है, कोई कहीं ऐसा यूज़ करता है तो वो गलत नहीं है, गलत इंग्लिश नहीं है। ये एक बस सुंदर है, थोड़ा सा उसको पाउडर लगा दिया जाता है और नथिंग एल्स। और सिम्प्लोशे क्या है जो मैंने यूज़ किया है? इफ़ आई गो फॉरवर्ड आई मे रिग्रेट इट। वो जैकल बोलता है इफ़ आई गो फॉरवर्ड आई मे रिग्रेट इट, इफ़ आई टर्न बैक आई मे रिग्रेट इट, इफ़ आई स्टैंड स्टिल आई मे रिग्रेट इट। तो एंड में जो एक क्लॉज है वो अगर रिपीट हो रहा है या वर्ड कोई रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं सिम्प्लोशे। ठीक है। ये तो मैंने सेकंड नंबर का जो पार्ट है हमारे बिटवीन द लाइंस का, अलंकार वाला, फिगर्स ऑफ स्पीच वाला, वो बता दिया। आगे इसमें मैंने प्रोवर्ब्स का यूज़ करें इस कहानी में। जैसे शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी,
बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जात, आधा भरा हुआ गगरा ज़्यादा छलकता है। वैसे शैलो ब्रुक्स, जो झरने होते हैं, जो छिछले होते हैं, वो बहुत आवाज़ करते हैं, और गहरा समंदर शांत, है ना। तो आई होप आई एम नॉट सो नॉइजी। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी वेर एज ओशंस आर स्टिल एंड क्वाइट। ये मैंने इसमें यूज़ किया है, कहाँ, स्टोरी में। ये ट्रेडिशनल प्रोवर्ब है विथ मॉरल डेप्थ, जो कहता है दोज हु नो लिटिल टॉक मच। जो कम जानते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, तो ज़्यादा बकवास में टाइम वेस्ट ना करते हुए काम पे ध्यान दिया जाए। दूसरा मैंने यूज़ किया, ड्यूटी वॉज अ फोर्स स्ट्रॉन्गर दैन हिज फियर। ये एक मैक्सिम के तौर पे यूज़ किया है, जहाँ ड्यूटी किसी के डर पर हावी हो गई। उसकी ड्यूटी थी तो वो बस गोलियां चल रही थी, बहुत डरा हुआ आदमी था, लेकिन उसकी ड्यूटी थी कि कवर देना है, तो कूद पड़ा, सीना सामने रख दिया। सो ड्यूटी वॉज अ फोर्स स्ट्रॉन्गर दैन हिज फियर। ये एक मैक्सिम है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट प्रिवेल ओवर वंस फियर। और एक और है प्रोवर्ब, जो स्काई इज़ अ लिमिट, सुना ही होगा आपने। प्रोवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब होता है लिमिटलेस पोटेंशियल। एंड द लास्ट फोर्थ वन मैंने यूज़ किया है, जैकल्स आर अडैप्टिव, फॉक्सी एंड रिसोर्सफुल इन जनरल। जैकल्स तो सियार होता है, लड़ैया, सियार बोलते हैं, लड़ैया बोलते हैं जैकल को। तो जैकल तो है, लेकिन वो फॉक्सी भी है। फॉक्स का नेचर क्या होता है, इंटेलिजेंट, कनिंग फॉक्स, है ना। तो जैकल्स भी कनिंग को उसकी कंपैरिजन किया गया है। जैकल्स आर अडैप्टिव, फॉक्सी एंड रिसोर्सफुल इन जनरल। ये वैसे तो कहीं स्टैंडर्ड मैक्सिम या प्रोवर्ब नहीं है, मैंने उसको बनाया है, कई जगह मैंने इसे बनाया है। While not a proverb itself, this generalization functions as a folk adage expressing common wisdom about jackal's nature. Got it? और idioms मैंने क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, lift a finger. You don't have to lift a finger if I am by your side. I'll make sure you won't have to lift a finger. तो मैं उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या, You don't have to lift a finger. You will not have to make an effort. आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ इडियम। इन अ पिकल, ओहो, इन अ पिकल, कोई अपने आप को एक अचार में पाले, ऐसा कुछ होता तो नहीं है ना। मतलब लिटरली जो चीज़ नहीं कही गई है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स में कुछ मतलब निकलता है, तो उनको हम इडियम्स बोलते हैं बेसिकली। मैंने शुरुआती कहानी में इडियम्स, प्रोवर्ब्स, मैक्सिम्स, इन सब का पूरा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा हूँ। एक बढ़िया सा चार्ट बनाया है, एक बॉक्स कंपैरिजन चार्ट, जहाँ पे आप उसकी पूरी डेफिनेशंस और अंतर शुरुआत में देख सकते हो, और आगे जब बढ़ेंगे ना तो ईजिली यू कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ व्हाट। इन अ पिकल मतलब इन अ ट्रिकी और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर कोई आ जाता है तो उसको बोलते हैं ही इज़ इन अ पिकल। और भी हमने 7 यूज़ करे हैं। अ हैंड इन अ ग्लव, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो मैंने यूज़ किया इसमें। लाइक अ सुटेबल हैंड इन अ ग्लव, इसका मतलब होता है परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिट, और ये कंपैटिबिलिटी को दर्शाता है। जो एक हाथ एक दस्ताने में जैसे जाता है ना, तो एक परफेक्ट फिट होता है ना, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। सेंडिंग शिवर्स डाउन द स्पाइन, ओह, मतलब ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन एक मुहावरे के तौर पे, मुहावरा बोलेंगे, देखो भाई, इडियम्स और प्रोवर्ब्स से ही समझना। सेंडिंग शिवर्स, जब किसी चीज़ को देख के आप स्टार्टल्ड हो जाते हो, डर जाते हो, तो या फ्रोज हो जाते हो, तो इट मेटाफोरिकली सेंस शिवर डाउन योर स्पाइन, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी में एकदम झंझनाहट सी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब if something is causing fear and unease, okay, all right, to tide through life's challenges, to survive or endure difficulties. ऐसा है। एक और लास्ट वाला, retired into the glade, though poetic, retired here idiomatically implies slipping away quietly. मैंने यूज़ किया retired into the glade, कोई रिटायर थोड़ी हो रहा है किसी जॉब से, बल्कि वो स्लाइड अवे हो रहा है क्वाइटली इनटू द क्या बोलते हैं उसको, शेडी सिल्वन ग्लेड, एक हरे से फॉरेस्ट में, जंगल में
वो जैकल धीरे से सरक गया। फुटनोट में मैंने कुछ लिखा है इसमें, लिविंग प्रूफ, जैसे लिविंग प्रूफ, सेरेंडिपिशियस एनकाउंटर, वेंचर्ड डीपर आर कॉमन फ्रेजेस बट नॉट इडियम्स जो इस कहानी में यूज़ हैं। और प्रोवर्ब्स, ये प्रोवर्ब्स भी नहीं है, विथ मेटाफोरिकल डेप्थ्स। पोएटिक टर्म्स लाइक इंजी वींजी फुटप्रिंट्स आर स्टाइलिस्टिक नॉट इडियोमैटिक, जो कहानी में यूज़ किए हैं। तो जो भी बिटवीन द लाइंस का है, रिटन और अनरिटन रूल्स जो हैं उसको छोड़ के सारा कुछ स्टोरी से रिलेटेड रहेगा। सो दिस इज़ लॉन्गर वीडियो, 10 minutes. एनीवेज,